लेकिन मनोज सर, 2019 में 38% के आसपास वोट शेयर था एनडीए का। इस बार जो हम अपने सर्वे में दिखा रहे हैं वो 42% के पार है। ये तो 4% से ज्यादा अगर बढ़ता है, जैसा इनके सर कह रहे थे एफपीटीपी, एक बड़ा मार्जिन होगा सर यहाँ पर। ये एनडीए का 38 से बढ़कर 42। नहीं, एनडीए का पिछली बारी बीजेपी का 38 था, एनडीए का नहीं। एनडीए में और बीजेपी में आप कह रहे हैं कि ये जो हम दिखा रहे हैं अभी, इसमें भी एक बड़ा मार्जिन है, 42%, 2% बढ़ा, कमी है, 2% कम है। एनडीए का 2% कम है 2019 के मुकाबले। इसके हिसाब से तो 4% कम हुआ ना, 38 था, 37 दशमलव कुछ था। हाँ, तो 34 दशमलव, वो 34 मतलब 3-3.5% का कम कम हुआ है। लेकिन अगर 5% प्लस माइनस आप इसको माने तो 2% से 3.5% तक ठीक है सर। एक बार संजय निरुपम साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नेता हैं शिवसेना के। संजय निरुपम साहब, बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिट पोल पर, क्योंकि अब ये तस्वीर आप जो भी देख रहे हैं ना, हमारे सर्वे में अभी तक जो तस्वीर आई उसमें 63% जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों का रुझान दिखा है। और वोट परसेंटेज भी हमने अभी साझा कर दिया है, 34.6% बीजेपी की तरफ, और एनडीए का कुनबा लगभग 42% के आसपास वोट शेयर लेके जा रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं जानना चाहूंगा इस पे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरा लोकसभा चुनाव जो 2024 का था या है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधे पर ढोया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की जो चुनावी मशीनरी थी, वो मशीनरी लगी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से धुआंधार प्रचार किया है और जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, कोई व्यक्ति 10 वर्षों से सत्ता के शिखर पर बैठा है, बावजूद इसके लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता बरकरार है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों के पक्ष में जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है 4 तारीख को। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी थे, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के लोग, उनके बीच भयंकर बिखराव था। वो बिना वजह एक सिर्फ संविधान का मुद्दा लेकर के चलते रहे, आरक्षण का मुद्दा लेकर चलते रहे, जातिगत सर्वे का मुद्दा लेकर चलते रहे, जबकि इससे आज के हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है। आज के हिंदुस्तान का लेना देना है उनकी नौकरी से जुड़ा प्रश्न, उनके जनजीवन से जुड़ा प्रश्न, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा प्रश्न। इन विषयों के ऊपर चर्चा कम हुई और चर्चा संविधान और आरक्षण और इन विषयों के ऊपर, जातिगत जो सर्वे, जातिगत सर्वे जो है उन विषयों पर, इसकी वजह से। और उसके बाद मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव उन्होंने नहीं दिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन उनका नेता है जो अगर ये सरकार में आते हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कोई नाम ही नहीं आया। यहां से तो महाराष्ट्र से तो उद्धव ठाकरे का भी नाम प्रोजेक्ट कर दिया गया था। अब उनके पास मुश्किल से 1-2 सीटें आएंगी और उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। कहीं से खड़गे जी का नाम आ रहा है, राहुल जी का नाम आ रहा है, अखिलेश यादव का भी नाम आ रहा है, ममता बनर्जी जी ने भी एक कह सकता हूं कि रिंग में अपना हैट डाल दिया कि मैं भी सपोर्ट करूंगी, मतलब उनकी भी इच्छा थी। नीतीश कुमार एक अरसे से बेचारे चाह रहे थे, लेकिन धीरे से फिर भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन एकदम से बिखरा हुआ था, मतभेदों से भरा पूरा था, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास इंडिया गठबंधन जीत नहीं पाया। और भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल एनडीए गठबंधन लगातार बहुत तेजी से पूरे चुनाव प्रचार में आगे चलता रहा। बार बार कहा गया कि कोई मोदी वेव नहीं है, ऐसा नहीं था। एक वेव थी, एक अंडर करंट था, और उस अंडर करंट का नतीजा आने वाले दिनों में आपको 4 तारीख को दिख जाएगा। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, संजय जी, आपको लगता है कि वो जो राजनीतिक अवसरवादिता है वो इंडिया गठबंधन की बड़ी वजह थी, वही इंडिया गठबंधन का बड़ा आधार था और उम्मीदवार बेहतर चुने जा सकते थे? बिल्कुल 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 नहीं। क्या आपका सवाल क्या है कि मतलब इंडिया गठबंधन का कोई अपना उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री पद का, ये पूछ रहे हैं आप? नहीं, जो कैंडिडेट्स लोकसभा के उम्मीदवार उतारे इंडिया गठबंधन ने अलायंस करके, उनमें कुछ गड़बड़ रही, राजनीतिक अवसरवादिता का जो टैग लगा रहा, उससे इंडिया गठबंधन नहीं उभर पाया। देखिए, सबसे बड़ा जो विषय था ना कि इंडिया गठबंधन, देखिए किसी भी गठबंधन में एक पार्टी जो होती है जो इंजन का काम करती है और जिसके पीछे सारी पार्टियां एक डब्बे की तरह जुड़ करके चलती है। जैसे इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत इंजन है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां एक डिब्बे की तरह चल रही है और इंजन उनको खींचती है। इंडिया गठबंधन में कोई इंजन ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी खुद इतनी लाचार और मजबूर पार्टी थी कि वो अलग अलग राज्यों में वहां की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो गई। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको उत्तर प्रदेश का।
गठबंधन की चर्चा से पहले ही अखिलेश यादव ने सीटें अनाउंस कर दी और बोले कि ये सीट मैंने आपके लिए छोड़ दी। महाराष्ट्र में बिल्कुल यही हुआ। जो यहाँ बची खुची शिवसेना है, उत्तर उबाठा जिसको हम कहते हैं। अच्छा निरुपम साहब माफी चाहूंगा, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि देखिए हमारे सर्वे से जुड़े जो दर्शक थे, न्यूज नेशन से जो जुड़े दर्शक हैं, उनको जिस बात का इंतजार है वो इंतजार हम खत्म करते हैं। जनादेश 2024 में हम आपके सामने सीटों की पूरी गणित सामने लेकर आ रहे हैं। ये पिक्चर साफ कर देते हैं। बीजेपी को दरअसल यहां पर 295 से 327 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 62 से 68 सीट लेकर चल रही है और अदर्स के पास 21 से 23 का आकलन है। बिल्कुल, और अगर इसको एनडीए और इंडिया गठबंधन के तौर पर देखें तो वो आंकड़ा क्या कुछ है, वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज नेशन के सर्वे के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 342 से 378 सीटें मिल सकती हैं लोकसभा के चुनाव में, वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 153 से 169 और अन्य के खाते में 21 से 23 सीटें हैं। इसका मतलब राहुल सर, जो जनादेश की बात हो रही थी, जिसका नारा लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था, लगभग उसी मार्ग पर एनडीए पहुंचता नजर आ रहा है। अगर हाँ हम इसके इन नतीजों पर आपके सर्वेक्षण पे यकीन करें तो निश्चित रूप से वो अपनी आशाओं से भी आगे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको भी बड़ा सुखद आश्चर्य होगा अगर आपका आखिरी आंकड़ा लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये अनुमान जो है वो तो बीजेपी की आशाओं के और उनके वायदे के और उनके दावे के बिल्कुल अनुरूप हैं और जाहिर है कि वो 370 से आगे जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि 400 पार हो ही जाएगा। अच्छा एनके सिंह साहब, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हमारे आकलन, पिछले आकलन को लेकर ये जो फिगर दिख रहा है ऑलमोस्ट मेजर, मतलब ये मान के 370 का जो आंकड़ा था हम वो क्रॉस करते दिख रहे हैं हमारे जो सर्वे में आ रहे हैं रिजल्ट। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। ये एनडीए का, बीजेपी का हम उसे अलग कर दें। बीजेपी का अपना आंकड़ा जो औसत जो हम दे रहे हैं जिसमें 5% प्लस माइनस का वेरिएशन हो सकता है, हमारा उसमें 311 आ रहा है, जो कि पिछली बार के लगभग बराबर है। 303 था, ये 311 आ रहा है। लेकिन 311 में प्लस माइनस, चूंकि ये समाजशास्त्र का विषय है तो प्लस माइनस 5% अगर आप लेंगे तो 295 से लेके इसको हम मान सकते हैं कि 226 तक, 326 तक हो सकता है। ये दोनों के बीच में इतना गैप हो सकता है। अब इसके बाद आती है कि एनडीए का जो बीजेपी के एलाइज है उनको कितना मिलेगा। अगर इसको लेके देखें तो लगभग 2019 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस ये रिपीट हो रही है स्थिति, ये माना जा सकता है। बीजेपी का दावा तो 400 का था जी, 400 में 370 का अपना था, तो वो स्थिति तो नहीं होने जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी सरकार, ये जो आंकड़े हैं हमारे, इसके हिसाब से लग रहा है कि सरकार बन रही है और लगभग वही स्थिति जो 2019 में थी वही स्थिति इस बार भी रहेगी। हाँ, बीजेपी के परसेंटेज हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, पहले से जो वोट परसेंटेज है वो कम हो जाए, लेकिन उससे अंतर नहीं पड़ेगा। सीटों का नंबर लगभग वही या उससे कुछ ज्यादा रहे। बिल्कुल, लेकिन मनोज सर, ये तो बम्पर जीत है, मतलब बहुमत के आसपास नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। 370 के पार एनडीए, मतलब बहुत बड़ा फासला। देखिए 2 बारी सरकार चलाने के बाद अगर ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और मोदी जी का जो कहना था कि अब की बार 400 पार, तो ठीक है 400 तो एक नारा था, लेकिन लोगों ने जिस तरीके के वोट उनको दिए हैं इन आंकड़ों के आधार पर, तो लगता है कि तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और मेरे को लगता नहीं कि इंडियन पॉलिटिक्स में तीसरी बारी भी इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ कोई इतने बड़े मेजोरिटी के साथ कोई आज से पहले कांग्रेस को छोड़कर और कोई पार्टी आई।